यूपी चुनाव की डगर, वोट बैंक पर सियासी नजर। यूपी में चुनावी घमासान, सिर्फ हिंदू मुसलमान। जनता के मुद्दों की बात करेगा कौन? महंगाई, विकास पर सियासी पार्टियां मौन। हिंदुत्व, आरोप प्रत्यारोप में फंसा विपक्ष। धर्म पर किसका दांव चलेगा, किससे वोट मिलेगा? चुनाव में धर्म का एंगल, कौन जीतेगा 2022 का दंगल? अपना अपना वोट बैंक, अपना अपना राग। यूपी में चुनाव है, धर्म पर सियासी ताव है। धर्म के नाम पर लोकतंत्र दांव पर। नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत राकेश टंडन। यूपी में चुनाव है और धर्म पर दांव है। जी हां, चुनाव से पहले यूपी की सियासत में एक ही मुद्दा जोर शोर से गरमाया हुआ है, वो है धर्म और धर्म की आड़ में और मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। मार्क्स ने धर्म को अफीम यूं ही नहीं बताया था। आज इसी अफीम का नशा यूपी की जनता को कराया जा रहा है। नशा इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके बाद धर्म, जाति, मजहब ऐसे मुद्दे हैं जिनके फेर में पड़ने के बाद कुछ नजर नहीं आता है। खुद ही जेब फटी जरूर हो, महंगाई कमर तोड़ रही हो, बेरोजगारी काल बन रही हो, लेकिन धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसका झंडा बुलंद करने के बाद राजनीतिक पार्टियों को किसी बात का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। सत्ताधारी दलों का तो समझ आता है, लेकिन विपक्ष को क्या कहेंगे जो बीजेपी की ही पिच पर बल्लेबाजी कर रही है। ऐसे में देश के सवाल है कि आखिर धर्म पर राजनीति कब तक, और क्या धर्म की आड़ में मुद्दों से भटकने का खेल चल रहा है? इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले यूपी में जो सियासी वार पलटवार है, एक बार आपको बताते हैं। करके दिखाया, हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया है। आजादी के बाद कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ पिछली सरकारों के कालखंड में जो कहा जा सके कि भारत के गौरव को आगे बढ़ाता हो। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया है। झूठ, अहंकार और जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है,
झूठ, अहंकार और महंगाई बढ़ा करके, महंगाई बढ़ी है, अहंकार सरकार का बढ़ा है, झूठ सरकार बोलती है। ये जैम कुछ भी हो, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के जैम को समझती है। समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के जैम उन्हीं के पास पहुंचा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव किस ओर बढ़ रहा है? क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या धर्म, जाति, विकास, किस चीज पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को बैंक कर रही हैं कि वोट लेंगी? जी हां, इसको समझने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। प्रशांत वशिष्ठ जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव सिंह जी है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। डॉक्टर अभिषेक राय है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से। साथ ही साथ दानिश कुरैशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। शुरुआत प्रशांत वशिष्ठ जी आप ही से करूंगा। प्रशांत जी, जो देख रहे हैं हम लोग, अमित शाह जी की रैली हमने देखी, योगी आदित्यनाथ जी के बहुत सारे भाषण थे, वो भी हमने सुना। विकास का मुद्दा आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं गायब है? जो भी राजनीति हो रही है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जा रही है, धर्म पर हो जा रही है, जाति पर हो जा रही है, जिन्ना पर हो जा रही है, मुख्तार अंसारी पर हो जा रही है, सलमान खुर्शीद पर हो जा रही है। वो जो विकास का एजेंडा, लोगों की बात, आम लोगों का मुद्दा कहीं थोड़ा सा धूमिल होता दिखाई पड़ रहा है आपको? प्रशांत जी देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो हमने ऐसे विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि मैं अगर आप बताना शुरू करूंगा तो सारा शो आपका खत्म हो जाएगा और मैं अपने पूरी विषय रखनी। और जहां तक ये विषय रखने का जो आप कह रहे हैं कि भाई धर्म की बात हो जा रही है, तो सलमान खुर्शीद साहब ने बयान जो लिखा है किताब में, उस पर बात हुई है। तो सलमान खुर्शीद जी ने किया, जो भी उसकी वजह से जो चर्चा हुई वो हुई। इसके अलावा राशिद अल्वी ने क्या बोला? राशिद अल्वी साहब को किसी ने कहा नहीं था कि वो इस प्रकार का बयान दें। उन्होंने कहा कि जय श्री राम कहने वाले राक्षस हैं। तो इस प्रकार के बयान ये लोग दे रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि विकास के मुद्दों पर ये सामने टिक नहीं पाएंगे, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। और जब भी चुनाव आता है तो जनता वोट जो देती है वो तुलनात्मक आधार पर वोट देती है। जनता पुरानी सरकारों से जब तुलना करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो निश्चित रूप से भाजपा को चुनेगी, क्योंकि ये लोग कहीं आसपास खड़े ही नहीं होते हैं। ठीक है, मैं अगर आप कहें तो मैं मुद्दों पर बात करना चाहता हूं, अगर आप मुझे समय दें 10 सेकंड का। और तो किसान के मैं बात करूंगा, किसान के ऊपर ये बहुत विषय रखते हैं कि किसान के लिए काम नहीं हुआ। भाई 2017 से पहले गन्ने का जो मूल्य था, समर्थन मूल्य, वो 305 रुपए था। आज गन्ने का मूल्य 350 है। भुगतान की बात करें तो 2017 से लेकर 17 तक 95,000 करोड़ का भुगतान ये सपा बसपा की सरकार कर पाई। आज हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का भुगतान करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जिसका रिकॉर्ड मुझे लगता नहीं कि आगे कोई पिछली कोई सरकार तोड़ पाई या आगे कोई तोड़ पाएगी। एमएसपी पर खरीद का आपको क्या करनी है? प्रशांत भाई, मैं बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं आप पर। ठीक है, कोई मुद्दा आया, सलमान खुर्शीद ने किताब लिख दी, वक्तव्य दे दिया, तो मुद्दे आते रहते हैं। ये इस प्रकार की बात करते हैं ना, मैं ही कह रहा हूं कि इस प्रकार की बात करते हैं कि विकास के सामने विकास का विषय तो ऐसा है कि इतना प्रशांत भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो एक टोन सेट होनी चाहिए थी। इतना बड़ा राज्य है, पॉलिटिकल एक्टिव है, कुछ राजनीति लोगों की होती, जनता की होती, वो मुझे थोड़ा मिसिंग लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। वो अभी तक थोड़ी सी मिसिंग नजर आई। ठीक है, संजीव के पास चलते हैं। संजीव सिंह हमारे साथ है। संजीव, प्रशांत को आपने सुना और प्रशांत ने कहा कि हम तो चाहते थे विकास की बात हो, हम तो चाहते थे गन्ने की बात हो, हम चाहते थे ये सारी बातें हो, विपक्ष इस बात को उठाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा साहब, जब सलमान खुर्शीद आई गए बीच में, राशिद अल्वी साहब आ गए बीच में, तो कहा जब आ गए तो भाई हमने भी उसको काउंटर कर दिया, और जब काउंटर हुआ तो बात धर्म पर आ गई। उन्होंने कहा साहब, हम तो चाहते थे कि आप गन्ना के ऊपर बात करिए, किसानों पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, ये चाहते थे। आपने सुना अभी, तो आपने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। संजीव जी। रजत जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही 15 नवंबर 1949 को आजाद भारत के पहले आतंकी नाथूराम गोडसे को आज फांसी पे लटकाया गया था। ये वो लोग हैं, इस संगठन के लोग हैं। जब नाथूराम गोडसे गांधी की हत्या करते पकड़ा गया तो अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। जानते क्यों? क्योंकि पूरे देश में दंगा हो और मुसलमान खुद के मारे जाए। ये वही लोग हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा इस पे नहीं करेंगे कि आगे क्या कहना चाहते हैं। रही बात योगी आदित्यनाथ के सरकार के, एक भी विकास कार्य नहीं गिना सकते। जब नरेंद्र मोदी 17 में चुनाव लड़ने रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार। आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। गन्ना किसानों का आज भी बकाया,
17,000 करोड़ नहीं दिला पाए। दूसरी तरफ बढ़ती हुई बेरोजगारी के बीच में आपको बता दूं कि आज तक ये लोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है रजत भाई, पिछले 5 साल में फॉर्म भराए गए, परीक्षाएं ली गई, एक भी फाइनल परीक्षा परिणाम नहीं दे पाए, नियुक्ति नहीं करा पाए। लेखपाल की भर्ती अटकी हुई है, संजीव भाई, निरीक्षक की भर्ती अटकी हुई है। संजीव भाई, और सुनिए संजीव भाई, एक देखिए, आप क्योंकि विपक्ष है, आप हैं, समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है, AIM, ये सब विपक्षी पार्टी है, सत्ता में बीजेपी है, इसको कहना गलत नहीं है, ये मूल रूप सच है। और एक बहुमत के साथ है, ऐसा भी नहीं कि कोई 200 वाली सीट हो, 350 सीट वाली पार्टी है। आप ये नहीं कहते संजीव भाई, मैं सिर्फ एक छोटा सवाल संजीव जी, मैं ये चाहता था कि भाई कांग्रेस हो, आप लोग, कांग्रेस पार्टी कहती कि साहब महंगाई की बात करती, कांग्रेस पार्टी कहती कि साहब बेरोजगारी की बात करती, कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर आती, कांग्रेस पार्टी में आप देखिए जो बड़े बयान है, जो चर्चा का विषय है, वो सलमान खुर्शीद है, सलमान खुर्शीद के बाद राशिद अलवी है। तो बीजेपी कह रही कि साहब हम तो चाह रहे थे कि आप डिस्कस करते हैं हमसे ये सब, आपने डिस्कस नहीं किया। जब आपने आगे सलमान खुर्शीद को रखा, राशिद अलवी को रखा, और अब मणिशंकर अय्यर जी का बयान आया, तो ये जो बयान आए, का ये जो बयान देंगे हम उसी को रिवर्ट करेंगे। रजत भाई, मुद्दे पे चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। अगर मसालों पे चर्चा करूं तो मैं भी यही कहूंगा कि इनके सहयोगी दल निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद हैं, वो भगवान राम के जन्म पर प्रश्न खड़ा कर दिए। इन्हीं के नेता राजस्थान के हैं गुलाब कटेरिया, वो कहते हैं कि भाजपा न होती तो भगवान राम समुद्र के होते। ये चर्चाएं करने से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का, देश की जनता का भला नहीं होगा। सलमान खुर्शीद के पूरे वक्तव्य को नहीं पढ़ा गया, आप बीच से कई चीजें ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि चर्चा हम मुद्दे की करें। आज महंगाई पे चर्चा, पिछले 8 महीने में 28 रुपए पेट्रोल पे। ठीक है, आता हूं संजीव भाई आपके पास। अभिषेक राय जी को एक बार जोड़ना। अभिषेक राय जी, ये बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार PCR से कहूंगा, एक बार प्रशांत जी का बैकग्राउंड चेक करिएगा, कुछ शायद इको है, एक बार उसको देखिएगा। एक बार अभिषेक राय जी के पास चलते हैं। अभिषेक राय जी, प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में, जो सीटों के अगर अनुमान से आप देखिए, डिफेंडिंग चैंपियन आप कह सकते हैं, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी भी उन मुद्दों को ज्यादा जोर दे रही है जिसको मुझे लगता है शायद बीजेपी लाइक करेगी। आपने जो जिन्ना वाला वक्तव्य दिया समाजवादी पार्टी ने, आपको लगता नहीं कि वो एक बैकफायर था? बीजेपी को पसंद है वो मुद्दा, आप देंगे तो वो मतलब वो शॉर्ट बॉल है, हमेशा हुक करके 6 ही मारेंगे और उससे नुकसान होगा। अभिषेक जी, मैं सबसे पहले रजत भाई ये बात कहना चाहता हूं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे समाजवादी पार्टी उठा रही है। अगर हम नहीं उठा रहे होते तो विजय जो हमारा निकला है, हम जनता से जुड़े, जो जन समर्थन हमें मिल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। आप कल देखें, कल हमें गाजीपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लैंड करने की परमिशन नहीं दी जा रही। अगर सरकार इतना डर गई है कि हमें रैलियां करने से और जनता के बीच में जाने से रोक रही है, तो ये सरकार बेहतर जानती है। तो ये डर इनका अच्छा है। माननीय अमित शाह जी आते हैं, आजमगढ़ में शिलान्यास करते हैं। शिलान्यास 4.5 साल इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, 7 साल से केंद्र में थी, 50 दिन बचे आचार संहिता को लगने को, और विश्वविद्यालय खोल के चल दिया। कल घोषणा कर देंगे और शिलापट्ट पे कहीं सुरेंद्र जी का नाम नहीं है। तो ये सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है, ठीक और है। ये दानिश जी को एक बार नहीं करेंगे कभी। दानिश कुरैशी जी भी हमारे साथ हैं। दानिश जी, क्योंकि आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आए हैं, आपका भी स्वागत है। दानिश जी, लगता नहीं कि चुनाव जिस तरफ बढ़ रहा है वो चुनाव पोलराइज हो जाएगा, वो चुनाव जाति पर हो जाएगा, वो जो विकास वाली बात है, जनता की बात है, वो गायब है। वो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, वो जिन्ना और मुख्तार अंसारी पे आ जाएगा, वो काशी और अयोध्या तक चला जाएगा। तो जो पॉलिटिकल टोन है वो तो दिख रही है कि जनता और जनता के मुद्दे इस पूरे चुनाव से कहीं ना कहीं गायब दिख रहे हैं। दानिश जी, देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो सरकार है वो, आज के जो सियासी हालात हैं वो, और आने वाले भविष्य की जो सरकार होगी वो, इन तीनों में मैं आपको साम्यता बताने की कोशिश ये करूंगा कि प्रॉब्लम ये है कि शासक पक्ष की जो नाकामियां है
वो विपक्ष उजागर करने में नाकाम इसलिए है कि अगर योगी सरकार 4.5 साल के बाद निकली है तो विपक्ष भी कोई 5 साल से या 4.5 साल से एक्टिव नहीं था। विपक्ष भी अब जब चुनाव आया है तब एक रोज नई बात लेकर आ जाते हैं, कभी जिन्ना, कभी भगवान राम, कभी कुछ। आज अभी आप जो विजुअल चला रहे थे उसमें मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे थे कि भाजपा ने वादा किया था कि संवैधानिक दायरे में रहकर हम राम मंदिर का फैसला लाएंगे। ये जो है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है उनका। क्या उनके कहने का मतलब ये समझा जाए कि इस फैसले को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है? तो इस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति कौन कर रहा है? दूसरी तरफ मैं आपको कहूं, देखिए जितने भी पक्ष और विपक्ष हैं, विपक्ष जब तक विपक्ष में बैठे होती है राजनीतिक पार्टियां, तब तक शासक पक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाती हैं, लेकिन जब भी सत्ता बदली है तो पिछली सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चलाए नहीं जाते। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना इनका, अब आवाम वो भी समझने लगी है। जानबूझकर विपक्ष का अपनी विफलता, शासक पक्ष की अपनी विफलता, उसको छुपाने और भुनाने के लिए कभी भगवान राम का सहारा लिया जा रहा है। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। समझेंगे कि यूपी की सत्ता किस तरफ बढ़ रही है, चुनावी मुद्दे क्या होंगे और राजनीतिक दल का वोट बैंक कैसे तैयार हो रहा है। जी हां, सियासी नफा नुकसान समझने की कोशिश करेंगे। चारों मेहमान हमारे साथ रहेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका स्वागत है। हम अपने पैनल की तरफ चले, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं। सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। नैनीताल में खुर्शीद के घर आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है। सलमान खुर्शीद ने खुद इसकी तस्वीरों को शेयर किया है। खुर्शीद ने फेसबुक पर तस्वीरों को शेयर कर लिखा है, क्या यही हिंदुत्व है? हिंदुत्व का कंपैरिजन उन्होंने किया था बोको हराम और आईएसआईएस से। उसके बाद जैसा कि आरोप सलमान खुर्शीद लगा रहे हैं कि उनके नैनीताल वाले घर पर आगजनी हुई है, ये विजुअल्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खुद सलमान खुर्शीद ने पोस्ट किए फेसबुक पर और सवाल उठाया एक बार फिर से हिंदुत्व पर। सीधे ग्राउंड पर चलते हैं, हमारे संवाददाता ताराचंद हमसे जुड़े हैं। ताराचंद, कब की घटना थी ये? क्योंकि विजुअल्स हम देख रहे हैं, आगजनी के विजुअल्स हैं सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर पे। कब की घटना थी? क्या प्राथमिकता दर्ज हुई है? क्या कोई इंक्वायरी शुरू हुई है? पुलिस का क्या कहना है? ताराचंद जी देखिए, नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर शीतला एक जगह है, वहां पर सलमान खुर्शीद का एक घर है। वहां पर कुछ लोग 2 बजे के आसपास आज पुतला फूकने के लिए गए थे सलमान खुर्शीद का, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज सलमान खुर्शीद का पुतला फूका गया था भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से, और उसी के तहत वहां पर प्रदर्शन चल रहा था उनके घर के बाहर, और कुछ लोग उसमें उग्र हो गए। जनता पार्टी के झंडे भी उस प्रदर्शन में दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने सलमान खुर्शीद का जो घर था उस पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। कोई भी अपडेट होगा हम वापस आएंगे ताराचंद जी आपके पास और समझेंगे कि आखिर ये कौन से तत्व थे जिन्होंने नैनीताल वाले सलमान खुर्शीद के घर पर विरोध प्रदर्शन में आग लगाई है। ये दावा हम नहीं, सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर बकायदा पोस्ट की। हम वापस अपने पैनल पे चलते हैं। प्रशांत वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, संजीव सिंह जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, अभिषेक राय हैं और दानिश कुरैशी साहब है। वापस शुरुआत संजीव भाई आपसे करता हूं। देखिए, अभी ये हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि क्या हो रहा है, अब बात फिर वहीं पर आ गई कि क्या उन्होंने एक बार फिर उठाया कि भाई क्या यही हिंदुत्व है? अगर ये आग लगाई गई, ऐसा वो उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट पर तस्वीरें शेयर की, उन्होंने कहा साहब ये किसने आग लगाई है, क्या यही हिंदुत्व है? तो फिर वापस उसी शैली पर आ जाइए, आप हिंदुत्व की बात करिए, फिर बीजेपी बताए हिंदुत्व क्या है, हिंदुइज्म क्या है, फिर वो पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो हिंदुत्व के आसपास, धर्म के आसपास घूमती रहे और आम जनता बैठी रहे, कहे साहब हिंदुत्व क्या है, पहले यही समझ लें, उसके बाद समझेंगे कि जनता की जरूरत क्या है। संजीव भाई। रजत भाई, ये हिंदुत्व है, सावरकर का हिंदुत्व है। जिस सावरकर ने कहा था कि हिंदुइज्म हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा है, ये उसको इससे नहीं जोड़ा था, वो हिंदुत्व है। और ये हिंदुत्व हिंसा और मारकाट की राजनीति नहीं सिखाता। हम भी हिंदू हैं, मैं जात में क्षत्रिय हूँ, और हमारा हिंदुत्व कहता है कि अयम परवृत्ति गणना उदार चरिता नाम पचद कुटुंबकम। हम वो लोग हैं
जो पूरी दुनिया में तेरा है क्या मेरा है, हम पूरी दुनिया को परिवार मानने वाले लोग हैं। ये देखिए आज नाथूराम गोडसे की बरसी है और नाथूराम गोडसे के समर्थकों ने जो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। क्या इस देश में लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने वाले क्या क्या घर जला दिया जाएगा? कि आपको भी सोचना है रजत भाई, कल आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल देंगे तो आपके स्टूडियो में भी आग पहुंचेगी कि वो लोग हैं। और रही बात सलमान प्रशांत जी जवाब दीजिए, आरोप आप पर ही है, ये सब तरफ आग लगा देंगे, ये आरोप लगाया है संजीव जी ने और कहा है कि साहब खिलाफ बोलने वाले पर आग से हमला कर देंगे। प्रशांत जी जवाब दीजिए। रजत भाई 10 सेकेंड, ये जो हरकत की गई है ये कौन है ये बताए भाजपा के प्रवक्ता। मैं क्या कहूं, उन्होंने तो बोको हरम और ISIS से हिंदुत्व की तुलना कर दी। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे ये तुलना हो सकती है। बोको हरम ने 50, 100, 150 लड़कियों का अपहरण किया, बच्चियों का अपहरण किया। बताइए कौन सा ऐसा हिंदुत्व ग्रुप है जिसने हिंदुत्व मानने वाला ग्रुप है जिसने अपहरण किया हो? किसी ने एक वीडियो डाउनलोड किया हो, सरकार का वीडियो डाउनलोड करते हैं इनको शर्म नहीं आती है। ये इसी वजह से 400 से 40 तक आ गए, अब 40 से 4 की ओर अग्रसर है, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि माननीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय ऐसी कौन सी बात हुई थी कि उनको ये कहना पड़ा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है? क्यों कहा उन्होंने? अच्छा कौन लाया भगवा आतंकवाद का विषय? सत्या थी ऐसा विषय लेकर आगे भगवा आतंकवाद, इन्होंने ऐसा विषय कहा कि देश की आत्मा को इन्होंने कुटिल कर दिया और इस देश ने इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, इन्हें 44 तक लेकर आ गई। आज भी अपने आत्मचिंतन करने के लिए तैयार नहीं है, आज भी इसी प्रकार की बातें करते हैं, इसलिए इनको 4 तक जाना है। ये मैं आपको बता रहा हूं। संजीव जी जवाब मुझे लगता है आपको देना पड़ेगा। वो सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद तक मामला पहुंच गया है, बहुत पुरानी बातें हैं। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इससे आगे निकलना चाहिए। अब तो नया मसाला भी आ गया है जो लोगों के सामने है, तो उससे थोड़ा आगे निकलेंगे। ठीक है, आऊंगा आप लोगों के पास। आप विकास पर बात करिए ना, आइए संजीव जी से मैं बात करना चाहता हूँ। विकास पर बात करें, उत्तर प्रदेश के विकास पर नहीं हो पा रहा, विकास की बात हो ही नहीं पा रही है। दिक्कत तो यही हो जा रही है, करना चाहता हूँ दिक्कत यही हो जा रही है कि विकास की बात नहीं हो रही है। दानिश जी के पास चलूंगा। दानिश जी, इस चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन साफ साफ दिख रहा है और भाषणों में दिख रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टीज जिनको माइनॉरिटीज का वोट चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना लोग कहेंगे साहब आप नाम लेते हैं, कम्युनलाइज है, पोलराइजेशन की बात करते हैं शो पर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन साफ दिख रहा है जिसको माइनॉरिटी का वोट चाहिए वो उस तरफ देख रहा है, जिसको हिंदू का वोट चाहिए वो अगेंस्ट माइनॉरिटी बोल रहा है। तो हिंदू मुसलमान साफ दिख रहा है। आज अभी तो 3 महीने बाकी है, अभी तो शुरुआत जिन्ना से हुई, अभी कहां तक जाएगा मामला? दानिश भाई समझाइए जरा। देखिए रजत जी, मैं एक बात कहूं, आज सुबह जब मैंने टीवी ऑन किया तो मैं देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं अन्नपूर्णा देवी की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम बना रहे थे। मुझे लगता है कि योगी जी के मन में जो वैराग्य है, अब वो जो जगह है तो उनको मुख्यमंत्री पद का त्याग करके और अपना जो बाकी का जो जीवन है उसमें गुजार देना चाहिए। होता प्रॉब्लम ये है मतलब जो मुख्यमंत्री रहेगा वो स्टेट का, अरे सुनिए, आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, उसके बाद किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके के सांप्रदायिक प्रोग्राम में जाते हैं, प्रधानमंत्री राम मंदिर के प्रोग्राम में जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि सांप्रदायिक प्रलोभन जो है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियां दे रही है। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को सरदार पटेल से मिला दिया, सांप्रदायिकता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की तुलना की जाती है, जय श्री राम कहने वालों को राक्षस बताया जाता है, ये सांप्रदायिकता है। आप इसको सांप्रदायिकता बता रहे हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी है इस देश में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पे हजारों बेगुनाह लोगों को मारने का काम और प्रॉब्लम खिलाने का काम किसने किया? बताइए, बताइए। जिन्ना के और बाकी के सारे लोगों को लेके आ रहे हैं, अडवाणी जी लिख आते हैं कि जिन्ना जैसा कोई सेक्युलर नहीं था, उसके बाद आप यहाँ के बन जाते हैं। ये दोहरे मापदंड है ना, ये देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। सलमान खुर्शीद से मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सलमान खुर्शीद के घर पर जो हमला है वो देश को अलग दिशा में ले जा रहा है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और रही बात जो कोई पार्टी जब अपने धर्म की अपनी जाति की बात कर रही है तो प्रॉब्लम यहाँ इसलिए है क्योंकि आप वोट सत्ता लेते हो और सत्ताधारी पक्ष की तरफ से जिस जाति को प्रमोट किया जाता है वो सत्ताधारी हो जाती है। प्रॉब्लम ये है आपको ईमानदारी से राजनीतिक विश्लेषक का चोला ओढ़कर यहाँ बैठे हुए हैं, पड़ेगा, इसका नहीं लिया केवल चोला ओढ़कर बैठे हुए
हैं। सहयोग देना आप आइए पड़ेगा। विकास पर बात प्रॉब्लम कीजिए, ये मैं है विकास पर कि आप बात करना वोट चाहता सबका हूं चाहते कि हमारी हैं, सरकार क्यों आप आनी वोट चाहिए, सबका चाहते मैं हैं, बात करना पर चाहता हूं। तरक्की दलितों की नहीं चाहते, बीजेपी मुसलमानों की दोबारा नहीं क्यों चाहते, आनी चाहिए, आदिवासियों मैं बात की करना नहीं चाहता हूं, उस पर बात बताइए कीजिए आप। दानिश भाई। आज आइए। सुबह प्रधानमंत्री जी बिरसा मुंडा पे बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, सुनिए, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बनाया, इसके इर्द गिर्द आदिवासियों की जमीन जो जबरदस्ती कब्जा कर ली गई गुजरात सरकार में, उनके रहते तब तो उन्हें याद नहीं आए थे बिरसा मुंडा भगवान, आज उन्हें याद आ रहे। तो दिक्कत यहां है, आपको न्यूट्रल होके सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा जिनको सियासी तौर पे कुचला गया है, और हो ये ठीक है। रहा है कि हम सियासत में कुछ पेश ठीक करने की है, हाँ जगह प्रशांत जी नहीं बोलिए, इसलिए प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रशांत जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सांप्रदायिक सियासत पहले होती रही। अच्छा प्रशांत जी, मैं एक चीज पहले, क्यों प्रशांत जी एक मिनट दीजिएगा, एक चीज दानिश भाई, देखिए हर आदमी का अपना एक माइंडसेट होता है, आपके अपने भाव हो सकते हैं, सोच हो सकती है। मेरा अपना मानना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जिस धर्म का से आस्था रखता है, अगर, हाँ आ रहा हूं दानिश, मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, और भी पैनलिस्ट हैं वो मुझे सही कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि अगर चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, अगर उसकी कहीं पर आस्था किसी धर्म में है, अगर वो अन्नपूर्णा मंदिर की दोबारा स्थापना कर रहा है, तो मेरा अपना मानना है इसमें कोई गलत नहीं। आप विकास के एजेंडे पे ले लीजिए, धर्म पे आप उनसे बात कर लीजिए, जातिगत पे बात कर लीजिए, लेकिन किसी मंदिर की स्थापना करना ये तो अधिकार है। आप सोमनाथ मंदिर का इतिहास निकाल लीजिए, जितने बड़े बड़े मंदिरों का इतिहास आप निकालेंगे, आपको लगेगा पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने उस पर काम किया है, स्थापना की है, तो मैं उसका विरोध, मैं गलत नहीं मानता हूं। संजीव जी से कमेंट ले लेते हैं। संजीव जी, एक मिनट आ रहा हूं, दानिश भाई आ रहा हूं। संजीव जी आप बताइएगा। हाँ संजीव भाई आपके पास आ रहा हूं। देखिए आप राजनीति कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि साफ डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, कोविड में काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन किसी मुख्यमंत्री को क्या स्थापना करने से कोई रोक सकता है? संजीव जी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात पूछी है, अब बहुत अच्छा सवाल पूछा है रजत भाई, धन्यवाद दूंगा। संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति उत्तरदायित्व होता है, वो किसी धर्म जाति के विशेष प्रति नहीं होता। इसके सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंडित कमलापति त्रिपाठी। जब इलाहाबाद में एक मंदिर का शिलान्यास करना था तो पंडित जी जानते हैं आपको 2 टाइम पूजा करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे मंदिर में आऊंगा दर्शन करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ मैं शिलान्यास नहीं कर सकता। ये कांग्रेस की सोच थी, ये संवैधानिक सोच थी। और आपने लक्ष्मी देवी की मंदिर की बात कही, विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे बनारस में पौराणिक मंदिरों को नाश कर दिया गया विश्वनाथ मंदिर में, और आज जो मूर्ति कनाडा से लेकर के रजत भाई टहलाई जा रही है, उसका सच ये है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने मां अन्नपूर्णा का मंदिर था, उसको ध्वस्त कर दिया इसी मोदी योगी सरकार में। और ये ठीक है संजीव भाई, ठीक है संजीव भाई। देखिए आजकल संजय आ रहा हूं, दानिश भाई आपके पास आ रहा हूं, दानिश भाई आ रहा हूं। आजकल देखिए कोई भी पॉलिटिक्स, संजीव भाई आप तो खुद बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आजकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जब जाता है वाराणसी तो जाता है, बाबा के दर्शन करता है, बढ़िया अभिषेक करता है। अब इसमें कहीं साहब पॉलिटिकल पार्टी का आदमी मंदिर क्यों चला गया? ये मंदिर किसी एक आदमी का नहीं हो सकता है। अगर जो आदमी है उसकी आस्था है तो वो मंदिर जाता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है, इसमें गलत क्या है? अब इससे जब राजनीति को जोड़ा जाता है तब दिक्कत होती है। ठीक है आ रहा हूं संजीव भाई। दानिश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दानिश जी सुनिए, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा संविधान जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित करता है कि देश में प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं है, ये हमारा संविधान सुनिश्चित करता है। आप सुनिए, मुझे बोलने दीजिए फिर आप बोलिए। बोलिए। सवाल ये, आप सुनिए, अब सवाल ये है कि जिस संविधान पर हाथ रखकर योगी जी कसम खा रहे हैं, उस संविधान की, उसी का जब हनन कर रहे हैं, ये कितना लाजिम है? आप बताइए रजत जी, आप बताइए कि उस किताब की पे हाथ रखकर कसम खा रहे हैं। धार्मिक आजादी नहीं देता है क्या? बिल्कुल देता है, व्यक्तिगत तौर पे देता है। योगी जी का सुनिए, योगी जी की किसी भी धार्मिक प्रक्रिया में मैं पर्सनल विरोधी नहीं हूँ, पर मुख्यमंत्री के तौर पे वो किताब का अपमान कर रहे हैं जिससे देश का निजाम चलेगा। सुनिए, संविधान आजादी धार्मिक भी देता है। और दूसरा विषय में चाहता हूँ अपने संजीव सिंह जी से, कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे हुए, ये बताएं कि चुनावी इच्छाधारी हिंदू जो है, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, मंदिर में क्यों घूमती फिर रही है? जब इनको इतने आपत्ति है मंदिरों पर, संजीव जी जवाब दीजिए।
तो ये क्यों घूम रही है? संजीव जी, आरोप आप पर भी है, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री को इजाजत देता, प्रधानमंत्री को इजाजत देता, प्रियंका गांधी मंदिर में क्यों घूम रही है? मैं व्यक्तिगत योगी जी के व्यक्तिगत तौर पे कहीं पूजा अर्चना में जाते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, और मुख्यमंत्री के तौर पे जब वो जाते हैं तो मैं एतराज करूंगा, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं संविधान में मानता हूँ और संविधान को जानता हूँ। बोलने वालों को राक्षस कहा है, राशिद अली ने सही कहा है। आप बोलिए तो आप झूठी कसम क्यों खा रहे संविधान पे हाथ रख के? आप कह दीजिए कि हम संविधान क्लोजिंग कमेंट लेना है, आपने मुख्यमंत्री क्लोजिंग कमेंट लेना है। एक बार विंडो ओपन करिए। शुरुआत अभिषेक राय जी आपसे करूंगा। आ रहा हूं प्रशांत भाई, आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा। शुरुआत अभिषेक राय जी आपसे करूंगा। अभिषेक जी, 3 चीजें हैं, एक विकास है, एक धर्म है और एक जाति है। समाजवादी पार्टी किस मुद्दे के साथ है? क्योंकि ये तीनों चीज एक साथ चल रही है। हर पार्टी अपने हिसाब से, अपने सेगमेंट के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजें बदल लेती है। बनारस में आके मंदिर जा सकती है, पश्चिम में जाकर किसान हो सकती है, लखनऊ में आके विकास की बात करती है। तो क्या ये तीनों चीज एक साथ चल सकती है? अभिषेक जी, मैं आपको रजत जी बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी से विकास की बात करती है, सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दों की बात करती है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। सर थोड़ा सा जातिगत समीकरण। अभिषेक भाई देखिए, ईमानदारी वाला डिबेट है ये, आप जो भी बोलिए, देखिए मैं ईमानदारी से बोलता हूं, आप भी बोलिए। थोड़ा सा जातिगत समीकरण तो अखिलेश जी भी देख रहे हैं इस वक्त। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो वो वाला वोट बैंक है बहन जी का, उस पर थोड़ी सी मेहनत तो कर रहे हैं अखिलेश जी ना। देखिए, अखिलेश जी वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो जो बाकी पार्टी के लोग हैं उन्हें एक अखिलेश जी में अच्छा नेता दिख रहा है, उन्हें दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का विकास कौन कर सकता है। ठीक है। संजीव जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। जाति पर, धर्म पर या विकास पर, किस चीज पर वोट पड़ेगा? हम मुद्दे की राजनीति कर रहे थे और हमारी 800 प्रतिज्ञाएं जो हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ धर्म को बेचने का, मैं भारतीय जनता पार्टी के बस 10 सेकंड दीजिएगा, जिनको इन्होंने मां कहा, मोदी जी ने गंगा को मां कहा, 12 करोड़ रुपया वहां पे गंगा के नाम पे खाया, अपने 93 साल की बूढ़ी मां को नोटबंदी के लाइन में खड़ा किया, और आज गोवंश की हत्या। ठीक है प्रशांत जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे भी, क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि आपकी सरकार है, आपके फेस है, सब कुछ है। धर्म पर, जाति पर या विकास पर यूपी में चुनाव किस पर? चुनाव लड़ेगी प्रशांत जी। संजीव भाई बोल लेंगे, 30 सेकंड बचा है, बोलिए प्रशांत। माँ के विषय पर सलमान खुर्शीद ने तो पूरे भारत की मां बना दिया सोनिया गांधी को, मां के विषय पर। अब जिन्ना के विषय में अखिलेश जी ने कहा, IAS बोको हरम से तुलना सलमान खुर्शीद ने की, जय श्री राम कहने वालों को राक्षस राशिद अली ने बताया। आपने भी तो जैम कहा था प्रशांत भाई, आपने भी जैम कहा था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने भी जैम शब्द दिया है इस यूपी चुनाव में। 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज, 10 सेकंड है ना। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो उसके पास विकास का मुद्दा है, पिछली बार बजट जो था 2017 में वो 2 लाख। दानिश भाई, आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, माफी के साथ रुकूंगा। आज वक्त की थोड़ी सी कमी है, चुनाव में अभी वक्त है, हम लगातार समझेंगे कि आखिर यूपी चुनाव किस तरफ बढ़ रहा है। क्या ये धर्म और जाति के बीच में चुनाव है? क्या महंगाई मुद्दा है? और विकास कहीं ना कहीं गायब दिख रहा है इस पूरे चुनाव से, क्योंकि हर आदमी अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से इस चुनाव को आगे लेकर चल रहा है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।